नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र का एजेंडा पूछा है। सोनिया गांधी ने इस पर भी सवाल उठाया कि बिना किसी चर्चा के विशेष सत्र का ऐलान क्यों किया गया। उनकी अध्यक्षता में मंगलवार को कांग्रेस की बैठक हुई और फिर इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों के साथ मीटिंग हुई। सत्र में विपक्ष किन मुद्दों को उठाने जा रहा है, इसे लेकर बैठक में चर्चा हुई। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि बैठक में कांग्रेस संसदीय दल का रणनीति समूह शामिल हुआ था। इसके बाद इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों की बैठक हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में तय हुआ कि विपक्ष सदन का बहिष्कार नहीं करेगा, बल्कि लोगों के मुद्दों को उठाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि संसद के विशेष सत्र की कार्यसूची जारी नहीं की गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने इंडिया या भारत नाम विवाद पर कहा, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। पीएम में न केवल घबराहट दिखाई दे रही है, बल्कि थकावट भी दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकों के बाद पीएम और उनके रणनीतिकार घबराए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर को लेकर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने वाले 3 पत्रकारों को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 11 सितंबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिका पर आज इस मामले की सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार से भी जवाब देने को कहा। ईजीआई ने मणिपुर के जातीय संघर्ष में स्थानीय पत्रकारों की कथित भेदभाव वाली रिपोर्टों के सच का पता लगाने के लिए टीम को भेजा था। इसके बाद 3 पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसे लेकर ईजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। देश का नाम इंडिया से भारत किए जाने के अटकलों को खारिज करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 2 क्षेत्रों को देखता हूं जहां विपक्ष बहुत कमजोर स्थिति में दिखाई देता है। उनके कुछ नेताओं में ये डर है कि लोकसभा चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं, लेकिन वो चुनाव से क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें शायद अपनी हार का पहले से ही अंदाजा हो जाता है। दूसरे, जब भी एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होता तो उन्हें कथित राज्यों को खोने का डर है। इंडिया और भारत को लेकर चल रहे विवाद के बीच कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित किए जाने वाले संसद के विशेष सत्र में इस प्रस्ताव से जुड़े बिल को पेश कर सकती है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अटकलों को खारिज किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सदन का विशेष सत्र इंडिया से भारत नाम करने के लिए बुलाया गया है। अनुराग ठाकुर ने इसको अफवाह बताते हुए द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मुझे लगता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं जो हो रही हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो कोई भी भारत शब्द पर आपत्ति जताता है वो स्पष्ट रूप से उसकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार में मंत्री हूँ, इसमें नया कुछ भी नहीं है। G20 पर भारत और इंडिया दोनों लिखा होगा तो फिर भारत नाम पर आपत्ति क्यों? भारत से किसी को आपत्ति क्यों है? विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार संघवाद पर हमले कर रही है और राज्यों को कमजोर कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने इसके लिए G20 की बैठकों का उदाहरण दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने moneycontrol.com से कहा है कि तथ्य ये है कि G20 की बैठकें देश भर में 60 शहरों में 220 से अधिक बैठकें हो रही हैं और ये सरकार के सहकारी संघवाद में दृढ़ विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैंने देश भर के वैश्विक नेताओं के साथ कई कार्यक्रमों की मेजबानी की है। वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया। भारत ने गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और जयपुर में भारत प्रशांत द्वीप सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। जो पैटर्न आप यहाँ देख सकते हैं वो ये है कि ये प्रचलित दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मणिपुर सरकार से अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा और मणिपुर सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में सभी स्रोतों से बने हथियारों की बरामदगी पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मणिपुर के मुख्य सचिव के उस हलफनामे का भी संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि आर्थिक नाकेबंदी का सामना कर रहे लोगों के लिए भोजन और दवाओं जैसी बुनियादी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव ने 9 शिविरों में राशन वितरित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। यदि विशिष्ट उदाहरणों के संबंध में कोई और शिकायत मौजूद है
तो इसे जिला प्रशासन के ध्यान में लाना चाहिए। ऐसी किसी भी शिकायत का शीघ्रता से निपटान किया जाना चाहिए। हथियारों की बरामदगी के मुद्दे पर पीठ ने कहा, सरकार द्वारा इस न्यायालय को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट केवल इस अदालत को उपलब्ध कराई जाएगी। G20 के नेतृत्व पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखने को लेकर कांग्रेस नेता और राज्यसभा के सांसद जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, देखिए मोदी सरकार कितनी कंफ्यूज है। 20वें आसियान इंडिया समिट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जाएंगी। ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है और इस गठबंधन को इंडिया कहा है। भारत बनाम इंडिया की बहस के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है, न देश के संविधान के प्रति और न ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। कांग्रेस की देश विरोधी एवं संविधान विरोधी मंशा को पूरा देश भली भांति जानता है। पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार देर रात लगभग एक सप्ताह के यूरोप दौरे पर रवाना हो गए। इस दौरान वो यूरोपीय संघ यानी EU के वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों ने बताया कि राहुल 7 सितंबर को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के वकीलों के एक समूह से मिलेंगे और हेग में भी इसी तरह की बैठक करेंगे। वो 8 सितंबर को पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे। उनका 9 सितंबर को पेरिस में फ्रांस की लेबर यूनियन की बैठक में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो नॉर्वे का दौरा करेंगे, जहां वो 10 सितंबर को ओस्लो में एक प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के एक दिन बाद 11 सितंबर तक राहुल गांधी के दिल्ली लौटने की संभावना है। भारत में G20 सम्मेलन 9 से 10 सितंबर तक है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से जब सवाल पूछा गया कि G20 सम्मेलन में भारत चीन सीमा तनाव का क्या असर देखने को मिलेगा, इस पर उन्होंने कहा कि जहां तक G20 पर भारत और चीन के सीमा तनाव के असर का सवाल है, तो ये बिल्कुल चीन पर निर्भर करता है। अगर चीन वहां आकर स्पॉइलर की भूमिका निभाना चाहता है तो बेशक ये विकल्प भी उनके पास उपलब्ध है। मेरा मानना है कि अध्यक्ष भारत को चीन को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह भू राजनीतिक मसलों को एक तरफ करते हुए पर्यावरण, बहुपक्षीय विकास, बैंक सुधार, कर्ज राहत, तकनीकी जैसे मुद्दों पर ध्यान दे। कांग्रेस ने कहा है कि श्रीलंका में अडानी का एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। ये वही प्रोजेक्ट है जो पीएम मोदी के कहने पर अडानी को बिना टेंडर के मिला। अब अगर प्रधानमंत्री एजेंट की तरह काम करे तो कौन सा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। खैर, अब अडानी के इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच समझौता होगा। सोचिए जरा, अडानी के लिए अब सरकारों के बीच समझौता हो रहा है। मोदी अडानी के लिए और अडानी का काम कर रहे हैं। मोदी ही अडानी हैं, अडानी ही मोदी हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी गठबंधन का विरोध किया है। पंजाब में आप नेता और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में बयान दिया था कि उनकी पार्टी देश को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन में राज्य में आगामी संसदीय चुनाव लड़ेगी। उसके बाद कांग्रेस नेताओं की ये जोरदार प्रतिक्रिया सामने आई है। पंजाब की 13 संसदीय सीटों में से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अलावा 6 का प्रतिनिधित्व कांग्रेस सांसद कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस भवन में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मंगलवार को एक बैठक के दौरान 3 पूर्व मंत्रियों सहित कई उपस्थिति लोगों ने आपके साथ गठबंधन का विरोध करने के साथ हाथ उठाए। उसमें बताया गया कि इस तरह के गठबंधन से केवल अकाली दल का पुनरुत्थान होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस कदम के खिलाफ नजर आए। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम से एहतियात के तौर पर मणिपुर के सभी 5 घाटी जिलों में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है। बिष्णुपुर, काकचिंग, थौबल, इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व में कर्फ्यू खत्म करने की मांग को लेकर मणिपुर इंटीग्रिटी समन्वय समिति ने सेना के बैरिकेड पर हमले का आह्वान किया। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को चुराचांदपुर से कुछ किलोमीटर दूर बिष्णुपुर जिले के फोगा कचाओ इकाई में सेना ने मोर्चाबंदी की है। वहीं कांग्रेस ने मणिपुर में संघर्ष को लेकर बुधवार को केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि हिंसा का चक्र 4 महीने बाद भी जारी है, लेकिन मोदी सरकार के लिए राज्य में स्थिति सामान्य है। विपक्षी दल का हमला मंगलवार शाम को मणिपुर के सभी 5 घाटी जिलों में पूर्ण कर्फ्यू लगाए जाने के बाद आया।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।